नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। दोस्तों, हम संविधान सभा का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय के अंदर हमने पढ़ा कि भाई कौन सी बैठकें हुई। हमने पहली बैठक के बारे में चर्चा करी थी दोस्तों, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं दूसरी बैठक के बारे में संविधान सभा की दूसरी बैठक में क्या क्या हुआ दोस्तों। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, संविधान सभा, उसके बाद में हेडिंग डालिए दूसरी बैठक। संविधान सभा किसका अध्ययन कर रहे थे दोस्तों? हम संविधान सभा का अध्ययन कर रहे थे। संविधान सभा में हम सबसे पहले किसका अध्ययन कर रहे थे कि भाई हमने पहली बैठक की तो चर्चा कर ली थी। भाई पहली बैठक कब हुई? भाई सबसे पहले संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भाई संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। इसके बारे में हमने दोस्तों चर्चा करी कि भाई गवर्नर जनरल ने 20 नवंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक के लिए क्या भेजे गए थे? आमंत्रण पत्र। भाई सब पहली संविधान सभा की बैठक कहाँ पे हुई? आपको पता, केंद्रीय विधानमंडल नई दिल्ली के अंदर हुई थी दोस्तों। संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी संविधान सभा के पहले वक्ता थे। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में दोस्तों। अब देखो कि भाई संविधान सभा की दूसरी बैठक में क्या क्या हुआ। हम पढ़ते भी चलेंगे दोस्तों, समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम संविधान सभा की दूसरी और तीसरी बैठक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव के कौन से मुख्य बिंदु थे दोस्तों, इतना डीपली हम इसका अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो हम हेडिंग डाल लीजिए दूसरी बैठक। ये दूसरी बैठक किसकी है दोस्तों? संविधान सभा की। अब देखो दोस्तों, दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। अब देखो दोस्तों, दूसरी बैठक में मुख्य काम क्या हुआ दोस्तों कि देखो, निर्विरोध रूप से जो स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हो गए दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। इसके बाद में उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, जिनका संबंध कहां से है? जयपुर रियासत से है मित्रों। इसके बाद में क्या हुआ कि भाई संवैधानिक सलाहकार को भी नियुक्त किया गया, बी.एन. राव को। आपको पता है 1934 के अंदर बी.एन. राव ने संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? व्यक्तिगत रूप से बी.एन. राव ने। तो बी.एन. राव को किसका नियुक्त किया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। और आपको पता होगा कि बी.एन. राव ने जो बर्मा है, बर्मा मतलब अभी जो वर्तमान में म्यांमार है दोस्तों, जो कि भारत के पूर्व स्टेट के साथ में क्या लगाता है? सीमा। उसका भी संविधान का निर्माण किसने करा था दोस्तों? बी.एन. राव ने करा था दोस्तों। तो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राजेंद्र प्रसाद कौन है दोस्तों? जो भारत के पहले क्या बने हैं? राष्ट्रपति बनते हैं, वही ये राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। देखो दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि भाई स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका था, वो भी निर्विरोध रूप से। किसका हुआ कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है दोस्तों? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं, जो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। इसके बाद में देखो कि भाई उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? उपाध्यक्ष ये दोस्तों स्थायी हो चुके हैं। अब देखना, एच.सी. मुखर्जी वे वी.टी. कृष्णमाचारी। अब देखो दोस्तों, ये वी.टी. कृष्णमाचारी का संबंध कहां से है? यह है जयपुर रियासत से इनका संबंध है। कहां से है दोस्तों? जयपुर
जयपुर रियासत से दोस्तों, कहां से है? जयपुर रियासत से संबंध है किसका? वीटी कृष्णामाचारी का। अब देखो दोस्तों, अब एक और पद का सृजन किया गया किसका? संवैधानिक सलाहकार का। किसका दोस्तों? संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार। ये संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया दोस्तों? बीएन राव को। किसको नियुक्त किया? बीएन राव को। किसको दोस्तों? बीएन राव को। अब देखो दोस्तों, सभा का क्या किया? एक सचिव भी नियुक्त किया गया था दोस्तों। किसको? संविधान सभा का सचिव। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? सचिव एच वी अयंगर। किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? एच वी अयंगर। अब देखो मित्रों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि भाई मतलब स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में उपाध्यक्ष में किसको चुना गया दोस्तों? एस.सी. मुखर्जी व वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी का संबंध कहां से है? जयपुर रियासत से दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वीटी कृष्णमाचारी का संबंध कौन सी रियासत से है दोस्तों? तो कौन सी रियासत से है? जयपुर से। भाई अपन अगर बात करें संवैधानिक सलाहकार का, तो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बीएन राव को। वही अगर अपन सभा सचिव की बात करें कि संविधान सभा का सचिव कौन था, तो एच वी अयंगर। कौन थे दोस्तों? एच वी अयंगर। एक बार आप ये लिखो, इसके बाद में हम आगे एक और लाइन लिखते हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी बैठक दोस्तों? तीसरी बैठक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। एक लाइन इसमें और लिखनी है, इसके बाद में हम किसका अध्ययन करेंगे? तीसरी बैठक के बारे में दोस्तों, कि भाई तीसरी बैठक में क्या हुआ और तीसरी बैठक के कौन से मुख्य प्रावधान थे। तीसरी बैठक में संविधान सभा ने क्या क्या निर्णय लिए, भारत हित में क्या क्या फैसले लिए, उसके बारे में हम दोस्तों विस्तृत तौर पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो दोस्तों दूसरी बैठक में ही नोट डाल के लिखना है। क्या डाल के लिखना है? नोट डाल के। अब ये नोट क्या है दोस्तों? ये लिखो नोट। नोट में क्या लिखना है दोस्तों आपको? बी एन राव ने बर्मा कोष्टक में लिखना है म्यांमार के संविधान का भी निर्माण किया था। अब देखो दोस्तों, ये जो नोट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है दोस्तों। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट नोट। आपको इसको स्टार बनाकर लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के ऐसे कौन से संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने बर्मा के संविधान का भी निर्माण किया था दोस्तों। तो बर्मा के संविधान का निर्माण किसने करा था? बीएन राव ने करा था मित्रों। एक बार आप ये लिखो, इसके बाद में हम तीसरी बैठक के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास में, या आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपने ये लिख लिया होगा नोट। ये इंपोर्टेंट नोट है दोस्तों। ये नोट आपको सितारों की तरह सजा के लिखना है मित्रों। अगर आप में कुछ कर गुजरने का मादा है तो आपको सब कुछ लिखना है, और अगर आप नहीं चाहते कि भाई कुछ भी हो तो देख लेना आप अपने हिसाब से। देखो दोस्तों, इतना डिटेल में अध्ययन आपने कहीं नहीं करा होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप किसी भी बैठक को उठा के देख लेना दोस्तों। आपको सिर्फ इतना लिखाएंगे कि भाई दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को हुई, बस। और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ निर्विरोध। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आप अपने नोट्सों को चेक कीजिए और उसके बाद में मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको देखिए कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं दोस्तों। आप क्या हमेशा हम सब लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम ऊपर का अध्ययन कर लेते हैं, मतलब जो भी ऊपर आया उसको पढ़ लिया। दोस्तों एग्जाम फाइट करना है हमको तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट की गहराई में जाना पड़ेगा। जब तक हम विषय की समझ को विकसित नहीं कर सकते दोस्तों तो कुछ नहीं कर सकते हम। आपको बताया कि जिंदगी में हमें सक्सेस होना है तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बेहतरीन उदाहरण देता हूं। देखो दोस्तों, क्या हुआ कि जब अपने भारत के अंदर आईपीएल की शुरुआत हुई, अभी आपको पता है देश के अंदर क्या चल रहा था? आईपीएल के अंदर आरसीबी ने शुरुआती 8 मैचों में, कितने मैचों में दोस्तों? आरसीबी ने
शुरुआती 8 मैचों में से 7 मैच क्या हारे, 7 मैचों का क्या नतीजा रहा दोस्तों, ये 7 मैच हारे दोस्तों। उसके बाद में आरसीबी का क्वालिफाई का परसेंटेज कितना बचा था दोस्तों, मात्र 1%। कितना, मात्र 1%। मतलब दोस्तों इसका आप, इससे आप क्या समझते हो, इससे 1% से आपको जीवन में यह सलाह लेनी है दोस्तों कि जीवन में अगर आपके जीतने के 1% भी चांस बचता है ना दोस्तों, तो आपको कभी भी जीवन में हार नहीं माननी और 1% के पीछे आपको भगना है, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी दोस्तों। आपको पता है ये दुनिया आपको तभी मानेगी जब आप सक्सेस हो। अगर आपने अपने जिंदगी में अनसक्सेसफुल का टाइटल अपने गले में डाल रखा है तो दुनिया क्या करेगी दोस्तों, कि क्या बोलेगी आपको, ये सिंसियर नहीं था ना इसलिए ये कर नहीं पाया, और आएगी दुनिया आपके साथ में और हार का मेडल आपके गले में डालेगी और बोलेगी कि इससे नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आपको इससे बच के आगे बढ़ना है और जीवन में आरसीबी से अपने जीवन में एक उदाहरण लेना है कि 17 सालों में एक बार भी इसने एक भी टाइटल नहीं जीता दोस्तों। उसके बावजूद भी ये टीम इतनी बहुत अच्छी तरीके से लड़ी है। जिन टीमों ने 5-5 ट्रॉफी जीत रखी हैं दोस्तों, उन टीमों ने भी इसके सामने क्या टेक रखे हैं, घुटने टेक रखे हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम आगे कि भाई तीसरी बैठक में क्या क्या प्रावधान हुए थे दोस्तों। अब देखो हेडिंग डालो, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक। अब देखो दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक में क्या हुआ। अब देखो आपको बस एक चीज याद रखनी है। देखो दोस्तों मैं याद करने का आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो पहली बैठक कब हुई, देखो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो दोस्तों दूसरी बैठक कब हुई, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई दोस्तों, तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। अब देखो दोस्तों इनमें गैप कितना कितना, देखो 9, 10, 11, 11, 12, 13। तो आपको इसका गैप ध्यान रखना दोस्तों, कुछ नहीं है, बस ये डेट आपको याद होगी, कुछ नहीं करना, सारे के सारे में 1946 है। और बस अब अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, तीसरी बैठक के बारे में दोस्तों। तीसरी बैठक में क्या क्या प्रावधान हुए दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीसरी बैठक कब हुई थी। तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी तीसरी बैठक दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखो इस बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करवाया। किस प्रस्ताव को पारित कराया दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव के कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, तो इसमें निम्न बिंदु, इसमें 8 बिंदु मुख्य थे। या आपको लिखना है जो 8 बिंदु मुख्य थे वो कौन से बिंदु हैं दोस्तों, जो निम्न प्रकार से है। अब देखो दोस्तों अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, पहला बिंदु दोस्तों, इस संविधान सभा द्वारा संप्रभु राज्य भारत के लिए संविधान निर्माण का संकल्प
संकल्प लेती है। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसका उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करवाया था दोस्तों, उसमें कितने मुख्य बिंदु थे? 8 मुख्य बिंदु थे दोस्तों। उसमें पहला मुख्य बिंदु क्या था कि संविधान सभा द्वारा संप्रभु राज्य भारत के लिए संविधान निर्माण का संकल्प लेती है। कौन लेती है दोस्तों? संविधान सभा। मतलब संविधान सभा की बैठक चल रही है। अब देखो दोस्तों ये लिखते रहना है आपको और समझते रहना है। ये माना कि ये संविधान सभा की बैठक चल रही है और बैठक के अंदर देखो यह भारत के सभी सदस्य बैठे हैं दोस्तों। भारत के सभी सदस्य बैठे हैं और ये जवाहरलाल नेहरू ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने पहला बिंदु क्या पढ़ा कि इस संविधान सभा द्वारा संप्रभु राज्य भारत के लिए संविधान निर्माण का संकल्प लेती है। कौन से संकल्प लेती है? संविधान निर्माण का। दोस्तों ये लिखो आप 1 सेकंड का समय। इसके बाद में हम पूरे के पूरे 8 बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं, आप वीडियो को रोक के लिख लेना आराम से। अब देखते हैं दोस्तों कौन से बिंदु के बारे में? दूसरे बिंदु के बारे में दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत एक संघ। क्या होगा दोस्तों? भारत एक संघ होगा जिसमें कौन कौन शामिल हो गए दोस्तों? भारत के क्षेत्र एवं रियासतें और वह क्षेत्र जो भारत संघ के साथ शामिल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? शामिल होना चाहते हैं दोस्तों। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है उद्देश्य प्रस्ताव का? अब देखो दोस्तों, प्रांत अपने विषय में स्वतंत्र होंगे। क्या होंगे दोस्तों? जो भी प्रांतों के विषय होंगे दोस्तों उसमें क्या होंगे? स्वतंत्र। और क्या होगा दोस्तों? और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी। किसके पास में होगी दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में है दोस्तों? संघ सरकार के पास में, मतलब केंद्र सरकार के पास में। मतलब अवशिष्ट शक्तियां को राज्य सरकारों से किसने छीन लिया है दोस्तों? केंद्र सरकार ने छीन लिया है। ये लिखो आप। इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों कि भाई चौथा बिंदु क्या है। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। फिर हम बात करते हैं चौथे बिंदु के बारे में कि भाई चौथे बिंदु में क्या है। अब हम देखते हैं दोस्तों चौथे बिंदु के बारे में। किसके बारे में? चौथे बिंदु में क्या है? संविधान उद्देश्य प्रस्ताव की। भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता न्याय। अब देखो दोस्तों न्याय कौन सी? देखो, विचार, अभिव्यक्ति,
अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ये होगी दोस्तों न्याय। स्वतंत्रता, न्याय, समानता का अधिकार होगा। अब देखो दोस्तों कि भाई चौथा बिंदु क्या है उद्देश्य प्रस्ताव का, कि भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, न्याय, अब देखो न्याय में कौन से है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और देखो समानता का अधिकार होगा दोस्तों। अब देखते हैं पांचवी लाइन में, देखो संप्रभुता जनता में निहित होगी। अब देखो दोस्तों कि भाई संविधान सभा ने जो भी संविधान का निर्माण कर लिया, सारी चीजों का निर्माण कर लिया, सब देश अपने जो संविधान के जितने भी सदस्य थे उन्होंने सारा देश की व्यवस्था कैसे होगी, देश कैसे चलेगा, देश में क्या क्या प्रावधान होंगे, नागरिकों को क्या क्या प्रावधान देंगे, सरकारें कैसे काम करेगी, सरकारों के पास में कौन सी शक्तियां होगी, प्रांतों के पास में कौन सी शक्तियां होगी, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होगी, ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों अपने भारत के जितने भी संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य थे उन्होंने सारी चीजों को फिक्स कर लिया। लेकिन अंतिम बात आई कि भाई अंतिम निर्णय किसका होगा, तो दोस्तों संप्रभुता भारत में जनता के पास में होती है। कैसे, कि भाई हर 5 साल में चुनाव होता है, तो अपने देश में सबसे बड़ी कीमत किस चीज की है दोस्तों, वोट की। तो हमेशा आपको जब भी वोट डालने का मौका मिले तो जरूर डालें, आप वोट डालकर देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं दोस्तों। आपको अगर कोई सरकारें पसंद नहीं है, आपको पता है कि देश के अंदर 70 साल कांग्रेस का राज था, उसका उस समय ऐसा लगता नहीं था कि देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी भी कांग्रेस के सामने खड़ी हो पाएगी। मतलब आजादी के पहले की अगर हम बात करें कि भाई आजादी के पहले के मुख्य दलों में कौन था, तो सबसे मुख्य दल का नाम आता है दोस्तों कांग्रेस का। इसके अलावा छिटपुट दल तो थे, लेकिन वो कहां तक सीमित थे, एक क्षेत्रों तक सीमित है। तो कांग्रेस का विभाजन होने के बाद भी कांग्रेस ने काफी लंबे तक शासन किया था दोस्तों। अब देखो तो आपको पता है कांग्रेस का लगभग 2 बार विभाजन हो चुका है। एक तो 1960 में हुआ था, उससे पहले, उसके बाद में देश के आजाद होने के बाद में जब मोरारजी देसाई ने अलग से कांग्रेस से अलग हटकर अपना दल बनाया था दोस्तों। तो ये सारी चीजें चल रही थी दोस्तों पैरेलल, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस मजबूत स्थिति में खड़ी थी क्योंकि उसके पास में सशक्त लीडर था। मतलब जो वो फैसले लेते थे दोस्तों उनके ऊपर उनकी छाप होती थी, मतलब वो डरते नहीं थे। वर्तमान में कांग्रेस का जो मेन नेतृत्व है दोस्तों वो कमजोर है। और वही अगर अपन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा सशक्त है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि उनकी सत्ता की चाबी कुछ चुनिंदा लोगों के पास में है। मतलब बीजेपी का और कांग्रेस दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी में कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करता दोस्तों। अनुशासनहीनता नहीं करता तो पार्टी अपने जो पार्टी एजेंडा है उसको लेकर चलती है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर आए दिन कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई कभी आला कमान के खिलाफ बगावत कर रहा है। इस वजह से दोस्तों कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी में अगर हम वर्तमान समय की तुलना करें तो बीजेपी कांग्रेस से काफी ऊपर निकल चुकी है। आपको पता है कि जो सत्ता रूढ़ी जो सत्ता जिसका हाथ में होती है दल के पास में दोस्तों उसको ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। अब जिसको ज्यादा चंदा मिलता है तो चुनाव में ज्यादा पैसे खर्च कर पाता है दोस्तों। आपने कभी सोचा है दोस्तों, अगर किसी भी एक आपने सोचा कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं या राहुल गांधी आ रहे हैं तो वहां पे इतनी हजारों की संख्या में लोग आते हैं दोस्तों, उनके ऊपर पूरा टेंट का खर्चा, आप सोचो कितने टेंट का उन लोगों के, मतलब वहां पे बैठने की व्यवस्था, बड़ी बड़ी एलईडीओ की व्यवस्था, बड़े बड़े कूलर, उनके नाश्तों की व्यवस्था। सोचो दोस्तों अगर अपन एक भी चीज, अगर एक नाश्ते की बात करें दोस्तों नॉर्मल तो कम से कम 20 से 30 रुपए का आता है। अगर आप सोचो एक नेता की भीड़ में, अगर सामान्य नेता की बात करें तो दोस्तों लगभग 10 से 15 हजार की भीड़ होती है। वही अगर हम बड़े की बात करें तो 40 से 50 हजार लोग भी वहां पे आसानी से पहुंच जाते हैं। क्या इतना पैसा कहां से आता है लोगों, क्या आपको पता है कभी पार्टियों के पास में इतना पैसा कहां से होता है? क्या आपको लगता है पार्टियों की कोई आमदनी होती? दोस्तों आमदनी पार्टियों की सिर्फ एक ही है, उनको चंदा प्राप्त होता है। चंदा कौन प्राप्त देता है दोस्तों? उनको चंदा वो लोग देते हैं जिनके अपने राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, या वो चाहते हैं कि भाई ये सत्ताधारी पक्ष, मतलब इस पार्टी की सत्ता अगर देश में आती है तो हमें ज्यादा फायदा है। तो वो जो ये कंपनियां हैं वो किसको फंड करती है? वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से पार्टियों को फंड करती है, क्योंकि उनको पता है कि उनका हित किसमें छुपा हुआ दोस्तों। ये सब हो गया। अब देखो कि भाई
पांचवा संपूर्णता किसमें निहित है दोस्तों? जनता के अंदर निहित है। अब हम छठे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों की छठे पॉइंट में क्या है। अब देखो दोस्तों, SC ST वे अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करेगी। कौन करेगी दोस्तों? सरकार। मतलब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में क्या प्रावधान था कि SC ST व अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा कौन करेगी? भारत की सरकार करेगी। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम 7वां और 8वां पॉइंट लिखते हैं। 1 सेकंड है आपके पास में, लिख लो। और या आप वीडियो को रोक के लिख लेना दोस्तों, फिर भी मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, क्या आप लिख लो। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा और आपको अच्छे से भारतीय राज्य व्यवस्था समझ में आ रही होगी दोस्तों। और मैं आपको बेसिक से हर एक चीज को कड़ी दर कड़ी आपको आगे समझाता जा रहा हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं दोस्तों। ये कोर्स आपका जल्द ही समाप्त होगा इंडियन पॉलिटी का। इसके बाद में हम और देखेंगे कि भाई और हम इसके अंदर क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या इसमें MCQ लगा सकते हैं हम दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो 7वां पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत जल थल नभ में अपने अधिकारों को एक सभ्य राज्य की भांति प्राप्त करेगा। मतलब इसका क्या मतलब है दोस्तों कि जो भारत के जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो थल है, चाहे जल है, चाहे नभ है, उनको भारत कैसे प्राप्त करेगा अपने अधिकारों को दोस्तों? एक सभ्य राज्य की तरह, मतलब एक अच्छे व्यवहार की तरह, किसी को बातचीत करके, किसी को बल से। आपको पता होगा कि हैदराबाद को और जूनागढ़ रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजकर भारत संघ का हिस्सा बनाया था। और वही राजस्थान की सारी रियासतों को दोस्तों उन्होंने बातचीत के माध्यम से क्या करा? भारतीय संघ में शामिल करवाया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए उसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों। और आखिरी बिंदु हमारा 8वां बिंदु, उद्देश्य प्रस्ताव का 8वां बिंदु क्या है दोस्तों? भारत विश्व शांति के लिए कार्य करेगा। क्या करेगा दोस्तों? भारत विश्व शांति के लिए कार्य करेगा। ये लिख लो दोस्तों 8 पॉइंट। आज हमारी अपनी तीसरी बैठक समाप्त हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों कल। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। जब तक आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।